जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हम इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा जो आपकी 4 जनवरी 2025 और 5 जनवरी 2025 को लगी हुई, उसके लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। सामान्य ज्ञान के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न और सामान्य हिंदी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू कर दी है। अगर आपने वीडियो ना देखे हो तो वीडियो जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जान सकते हैं। ये प्रश्न आपको हुबहू प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देर ना करते हुए प्रश्नों को लेके चलते हैं। हाँ, आप लोग वीडियो को देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान का। हाई कोर्ट परीक्षा जो आपकी लगी हुई है, उसमें सामान्य हिंदी के नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान के नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग घबराइएगा मत। आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं उसी को बार बार रिपीट करते रहें और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है, 51 नंबर से स्टार्ट होगा। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल होगा, गोवा होगा, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु होगा? ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ठीक आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। आपको एक प्रश्न देखने को मिलता है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में होगा। राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, और राष्ट्र सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य पूछा जाए तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। तो इसका ठीक आंसर सी वाला हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय उद्यान होता तो जम्मू कश्मीर हो जाता। तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 में देखिए पूछ रहा है, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर किस धर्म में हुए हैं? क्या जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में या सिख धर्म में? आपको पता होगा जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, जो उसमें 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए वाला ठीक हो जाएगा। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर जो हैं हुए थे। आपको पता है बौद्ध धर्म के स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी। किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। और इसके 10वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह को बोला जाता है। और 10वें गुरु के बाद जो गुरु का पद था, जो पवित्र पुस्तक थी, उसने सिख धर्म के 10वें गुरु के बाद गुरु की पदवी धारण कर ली। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 53 नंबर में चलते हैं। प्रश्न नंबर 53 में देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को इंडिया के रूप में, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या प्रश्न बोला? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या लाला लाजपत राय? किसको बोला जाता है? तो आपको पता होगा दादा भाई नौरोजी जो है, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या वयोवृद्ध पुरुष, भारत का वयोवृद्ध पुरुष माना जाता है दादा भाई नौरोजी को। लाला लाजपत राय के बारे में क्या आप जानते हैं? लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी अंग्रेजों के द्वारा लाठी प्रहार के द्वारा हुई थी। जो साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाठियों से प्रहार कर दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और आपको पता है मोतीलाल नेहरू जो थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके पिता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 54 देखिए, जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। महान विभाजक वर्ष का मतलब होता है जिस समय हमारे भारत की जनगणना में कमी आ गई थी, अर्थात जनसंख्या में कमी आई थी। तो किस वर्ष को माना जाता है? 1911 को, 1951 को, 1921 या 1981 को? ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक आंसर हो जाएगा 1921 को जो है जनगणना का महान विभाजक वर्ष माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, किसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? क्या दिल्ली होगा, चेन्नई होगा, कोलकाता होगा, मुंबई होगा? 55 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 55 का ठीक आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगर क्लास आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि आपको बहुत प्रश्न जो कई सारे सेट हम आपको प्रोवाइड करा सके, मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपने क्लास को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट
मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं किस वजह से आती हैं या किस वजह से होती हैं? क्या भूकंप के द्वारा, भूस्खलन के द्वारा, चक्रवात के द्वारा या ज्वर के द्वारा? किसके द्वारा होती है? तो 56 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये चक्रवात। वहां पर बहुत सारे चक्रवात आते हैं समुद्र में, इस कारण बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती हैं। उसका ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 57। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन WSA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, नई दिल्ली में, ब्रुसेल्स या पेरिस में? कहाँ ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 57 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 57 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो होगा वो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय स्थित है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 58। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 58 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 58 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 1963, 1966, 1969 या 1970? ठीक आंसर होगा 1969, ऑप्शन वाला सी ठीक हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो फिल्म से संबंधित पुरस्कार होता है, फिल्म जगत की हस्तियों को दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 59 की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? योजना आयोग, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, वित्त आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? कौन करता है? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 59 का ठीक आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जैसे CSO बोलते हैं, CSO के रूप में भी जाना जाता है इसको, ठीक है। और वित्त आयोग क्या होता है? वित्त आयोग का जो गठन आर्टिकल किस में हुआ था? 280 के अंतर्गत वित्त आयोग को जानते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, योजना आयोग की स्थापना कब हुई और योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग बना दिया गया है? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, योजना आयोग के स्थान पर कौन सा नया आयोग बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखिए, पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो 2022 की बजाय 2023 या 2024 की थीम पूछ सकता है, 2024 की भी थीम पूछ सकता है। तो 22 की थीम क्या थी? तो 60 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका ठीक आंसर होगा। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 में देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या अकबर? किसने की थी मुगल वंश की स्थापना? मुगल वंश की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है बाबर को। बाबर जो था मुगल वंश की स्थापना का श्रेय जाता है, ठीक है। तो इसका ठीक आंसर ए वाला हो जाएगा। बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र हुमायूं हुआ था और हुमायूं ने बाबर की सत्ता संभाली थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 62। रूस की संसद का को किस नाम से जाना जाता है? रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? युआन, कांग्रेस, ड्यूमा या मजलिस ए शूरा? मजलिस ए शूरा जाना जाता है या ड्यूमा या युआन या कांग्रेस? किस नाम से जाना जाता है? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 62 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ड्यूमा। ड्यूमा के नाम से रूस की संसद को जाना जाता है। और आपको पता है युआन क्या है? युआन जो है वो चीन जो है, चीन की मुद्रा है। चीन की मुद्रा जो क्या है वो युआन होती है। युआन भी बोलते हैं और रेमनबी भी बोलते हैं, तो दोनों आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए, किस देश को गोल्डन लैंड अथवा स्वर्णिम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है? तो स्वर्णिम पगोड़ा या गोल्डन लैंड किसे जाना जाता है? अफ्रीका, न्यूजीलैंड, म्यांमार या बर्लिन? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा। 63 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे म्यांमार को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? म्यांमार को। स्वर्णिम पगोड़ा या गोल्ड लैंड के नाम से भी जाना जाता है म्यांमार को, ठीक है। और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को किवी के नाम से भी जाना जाता है। किवी के नाम से न्यूजीलैंड को जाना था। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 आपको बताना है, ड्रैगन के नाम से किसको जाना जाता है? ड्रैगन, ड्रैगन के नाम से किस देश को जाना जाता है? ड्रैगन। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए, भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? 64 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 64 का ठीक आंसर क्या होगा? कमेंट में बताइए जल्दी फटाफट, ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ठीक आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी फ्लावर वैली के नाम से जाना जाता है। और शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में स्थित। कहाँ स्थित है?
केरल में। शांत घाटी पूछे तो केरल में, और फूलों की घाटी पूछे तो उत्तराखंड में इसका ठीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 में देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो क्या चीन होगा, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? देखिए सबसे अधिक जो अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ 40,096 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय जो स्थल सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा हमारा 65 का। 65 के बाद 66 नंबर में प्रश्न क्या पूछा है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा को किससे नापते हैं? तो विद्युत धारा को नापते किससे? केल्विन से, वोल्ट से, एम्पियर या कैंडला? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा को एम्पियर से नापा जाता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक। किसका मात्रक होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। और केल्विन किसका मात्रक होता है? ये ताप का एसआई मात्रक होता है। किसका? ताप का। और कैंडला आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर, किसका मात्रक होता है कैंडला जो होता है। आपको बता देते हैं, ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है, ज्योति फ्लक्स का। तो इस तरह से 66 नंबर के बाद अब 67 नंबर पर चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछा है? ऐसी कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऐसी कौन सी धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं, अर्थात जो बिल्कुल मटर पनीर की तरह जो होती है वो मुलायम होती है? क्या सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम या तांबा? कौन से ठीक आंसर हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। सोडियम धातु है जिसे चाकू से काटा सकता है, बहुत ही मुलायम धातु होती है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 68 देखिए, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? तो रेडियम खनिज किससे प्राप्त होगा? रूटाइल से, पिंचब्लेड से, हेमेटाइट या चूना पत्थर से? 68 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 68 का ठीक आंसर हो जाएगा पिंचब्लेड से, पिचब्लेड से। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 की ओर चलते हैं। देखिए ध्वनि की माप की इकाई क्या है, यानी ध्वनि का मात्रक क्या है, किस में मापते हैं? क्या कूलाम में नापते हैं, या हुम में नापते हैं, डेसिबल या साइकिल में? तो ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो डेसिबल होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं। और इसको देखिए, ये ज्यादा ध्वनि सुनने से व्यक्ति के जो होती है वो मानसिक रूप से बेकार होने लगता है और कई सारी बीमारियां भी होने लगती हैं। तो एक निश्चित डेसिबल से ज्यादा ध्वनि सुनने से लगातार शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न होने लगती है। चलिए 70 नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 70 में, उच्च तापमान मापने का यंत्र कौन सा होता है? पायरोमीटर, गैल्वेनोमीटर, फेदोमीटर या एनीमोमीटर होता है? उच्च टेम्परेचर यानी हाई टेम्परेचर को किसके द्वारा नापा जाता है? 70 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उच्च टेम्परेचर को नापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है, जबकि अगर नॉर्मल टेम्परेचर को नापना है तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर को थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं, जबकि हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर के द्वारा नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 71 की ओर चलते हैं। प्राकृतिक रबर जो है वो किसका बहुलक होता है? नियोप्रीन, थाइकॉल, आइसोप्रीन या नायलॉन का होगा? 71 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो प्राकृतिक जो रबर है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका बहुलक होगा? आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 72 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? हॉर्न सिल्वर किसे जानते हैं? क्या टिन को, या आयरन पायराइड को, सिल्वर आयोडाइड को, या सिल्वर क्लोराइड को? किसे बोला जाता है हॉर्न सिल्वर? 72 का ठीक हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 72 का ठीक आंसर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड को जो है वो हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है। AgCl, जिससे इसका फार्मूला क्या होगा? AgCl जो है इसका फार्मूला हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का AgCl। इससे क्या बोलते हैं? हार्न सिल्वर भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, अनुवांशिकी परिवर्तन होता है, जो जेनेटिक्स उत्परिवर्तन है वो किसमें होता है? DNA में, क्रोमोसोम में, RNA में, और राइबोसोम किसमें होगा? तो 73 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 73 का ठीक आंसर हो जाएगा जो DNA जो होता है, DNA में जेनेटिक उत्परिवर्तन जो होता है वो DNA में पाया जाता है। आपको पता होगा DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? DNA का तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और RNA की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको पता है डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल होता होता है दिया था वो किसने दिया था? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ये जो दो वैज्ञानिक थे इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। आप लोग याद रख सकते हैं, इसी कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न, हाँ जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स की खोज किसने की थी? जेनेटिक्स या अनुवांशिकी का खोजकर्ता किसे बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे बोला जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का
पिता बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल या केवल मेंडल आ जाए? तो आप लोग ये भी प्रश्न रख सकते हैं कि अनुवांशिकी का पिता किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? क्या कीटों का, कवकों का, पुष्पों का या सर्पों का? किसका अध्ययन होगा? तो एंटोमोलॉजी होता है वो कीटों का अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन होगा? कीटों का। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाद प्रश्न नंबर, और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। अगर क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके और आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्लास दे सकें। चलिए देखिए लास्ट प्रश्न है, सोडियम धातु को किस में डुबो कर रखा जाता है? क्या पेट्रोल में, केरोसिन में, शराब में या पानी में? सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है, तो 75 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? किस में रखा जाता है? देखिए पानी के साथ ये बहुत रिएक्टिव और आग पकड़ लेती है, तो पानी के साथ तो रखेंगे नहीं, शराब के साथ रखते नहीं है, तो केरोसिन के साथ रख सकते हैं। जैसे केरोसिन को क्या बोलते हैं? मिट्टी का तेल भी बोला जाता है। किस क्या बोला जाता है? मिट्टी का तेल बोला जाता है। तो इसमें रखते हैं मिट्टी के तेल, ऑप्शन होगा तो मिट्टी का तेल ऑप्शन लगा देंगे। केरोसिन है तो केरोसिन में किसको? सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाए। क्यों? क्योंकि सोडियम धातु बहुत ही क्रियाशील धातु होती है और ये आसानी से वायु या जल के साथ अपक्रिया करके जलने लगती है। तो इस तरह से हम को प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।